बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ एमटी कैट लेक्चर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी एमटी कैट की प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही होगी। आज की वीडियो में हम एमटी कैट बायोलॉजी में एंजाइम के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास एक छोटा चैप्टर है, तो इंशाल्लाह हम इसे इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आइए बगैर वक्त ज़ाये किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो वर्ड एंजाइम है ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, इन और ज़ाइम। इनका मतलब होता है इनसाइड और ज़ाइम का मतलब होता है यीस्ट। एंजाइम हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया था एक यीस्ट के अंदर, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, इसलिए हम इसे कहते हैं इनसाइड यीस्ट। बायो कैटालिस्ट हमारे पास जितने भी हैं हम उन्हें एंजाइम कहते हैं। कैटालिस्ट हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है जो भी किसी भी रिएक्शन की स्पीड को या तो तेज़ कर दे या तो कम कर दे। तो बायो कैटालिस्ट मीन ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले कैटालिस्ट जो उनके रिएक्शन को या मेटाबॉलिक रेट को, जैसे कि डाइजेशन होती है, रिस्पायरेशन होती है, इसके रेट को बढ़ा दें या कम कर दें, तो ऐसे बायो कैटालिस्ट को हम कहते हैं एंजाइम, जो कि लिविंग बॉडी में पाए जाते हों। नॉर्मली जो एंजाइम की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वो हमारे पास होती है कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो भी किसी भी रिएक्शन को मतलब ये सलाहियत रखते हों या उस केमिकल रिएक्शन को या तो स्पीड अप कर दें या तो उसको स्लो डाउन कर दें। कैटालाइजिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन और किसी ख़ास रिएक्शन के लिए ये काम करें। जैसे कि हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम की बहुत सी टाइप्स होंगी, तो ये सारे जितने भी एंजाइम हैं ये अपनी नेचर में स्पेसिफिक होते हैं। मतलब किसी भी रिस्पायरेशन के लिए अलग एंजाइम होगा, डाइजेशन के लिए अलग एंजाइम्स होंगे। तो अगर वो रिस्पायरेशन के लिए एंजाइम है तो वो रिस्पायरेशन के लिए ही काम करेगा। जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सिर्फ डाइजेशन में ही हेल्प आउट करेंगे। एंजाइम को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था विल्हेम कॉने, और इन्होंने सबसे पहले ये टर्म डिस्कवर की थी, इसलिए हम इन्हें कहते हैं डिस्कवर्ड बाय विल्हेम कॉने। ये पॉइंट एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। हमारे पास दो और साइंटिस्ट थे, एक का नाम था थॉमस कैश और सिडनी। उन्होंने हमें बताया था कि कुछ आरएनए मॉलिक्यूल जो हैं वो हमारे पास एंजाइम की तरह काम करते हैं, और उन आरएनए मॉलिक्यूल को जो कि हमारे पास एंजाइम की तरह काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं राइबोजाइम। और एक राइबोजाइम एंजाइम जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल के तौर पे है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आरएनए है और ये हमारे पास एज अ एंजाइम काम करता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम से मुराद है एंजाइम की खुसूसियात। हर चीज़ की कोई ना कोई खुसूसियात होती हैं जो कि उसके फंक्शन को या जो भी वो रोल प्ले कर रहा है उसको बढ़ा देती हैं। इसी तरह एंजाइम के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि एंजाइम के फंक्शन को बढ़ा देती हैं। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हाई होता है। नंबर 2, एंजाइम साइज इज ऑलवेज लार्जर देन द सबस्ट्रेट। एंजाइम का जो साइज़ होता है वो हमेशा बड़ा होता है सबस्ट्रेट से। कैसे, आइए देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये एक एंजाइम बनाया है, ये एंजाइम है और ये वाली इसकी एक्टिव साइड है और ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। तो देखें ये वाला एंजाइम जो है इसका साइज़ हमारे पास बड़ा है और ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है इसका साइज़ छोटा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंजाइम का साइज़ जो होता है वो हमेशा क्या होता है, लार्जर होता है देन सबस्ट्रेट। नंबर 3 देखें, एंजाइम आर रीयूजेबल। इट्स मीन हम इसे अगेन एंड अगेन रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये सबस्ट्रेट यहाँ पे आकर अटैच होगा तो जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये वाली जो साइड होगी ये दोबारा एम्प्टी हो जाएगी, खाली हो जाएगी, तो दोबारा दूसरा कोई सबस्ट्रेट आकर यहाँ पे ज्वाइन होगा और दोबारा रिएक्शन होगा और वो प्रोडक्ट बनके यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या है, रीयूजेबल है। ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं लेते, सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। नंबर 4 है, एंजाइम दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक एक्टो एंजाइम और दूसरा एंडो एंजाइम। वो एंजाइम जो कि सेल के अंदर अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं उनको कहते हैं एंडो एंजाइम, और जो एंजाइम सेल के बाहर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हें कहते हैं एक्सो एंजाइम।
नंबर 5 करेक्टरिस्टिक है हमारे पास कि एंजाइम जो होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं और पीएच स्पेसिफिक होते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव से क्या मुराद है कि इनका एक ख़ास टेम्परेचर होता है, ये उसी टेम्परेचर पर काम करते हैं। अगर उस टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो एंजाइम जो होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर का मतलब वो अपना फंक्शन जो है वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाते और वो जो अपना फंक्शन है उससे ओपोजिट पार्ट प्ले करते हैं। पीएच स्पेसिफिक से मुराद है हर एंजाइम की एक ख़ास पीएच होती है, जैसे कि पेप्सिन है, पेप्सिन की हमारे पास पीएच होती है 1.4, ये इसी पर काम करता है। लेकिन अगर इस पीएच से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो इसके फंक्शन में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। ये जो हमारे पास एंजाइम होता है ये प्रोटीनियस इन नेचर होता है, इट्स मीन ये प्रोटीन से बना हुआ होता है। और वो कौन सा प्रोटीन होता है, वो हमारे पास प्रोटीन की टाइप होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन की तरह होता है। और इसकी ये जो हमारे पास शेप है, देखें ये वाली जो स्पेसिफिक शेप है इसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट की भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक होती है इसमें से बाइंडिंग साइट और दूसरी होती है कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट में क्या होता है हमारे पास, जहाँ पर सबस्ट्रेट जो होता है वो आकर अटैच होता है, और कैटालिटिक साइट होती है जहाँ पर रिएक्शन होता है। जैसे कि ये हमारे पास एक एंजाइम है और ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। इसमें से यहाँ पर जो होगी एक बाइंडिंग साइट होगी जो इस सबस्ट्रेट को इसके अंदर फिट करके अपने साथ बाइंड कर लेगी, और इसकी जो अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे या इसके अंदर जो सेल्स होंगे दूसरी जो होंगे वो कैटालाइज करेंगे, वो कैटालिटिक साइट कहलाएगी, जो कि इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगी और इसको कन्वर्ट करेंगी प्रोडक्ट में। पहले आइए समझते हैं सबस्ट्रेट क्या होता है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखें, एवरी एंजाइम रिएक्ट विद स्पेशल सब्सटेंस। कोई भी जो एंजाइम है वो एक स्पेशल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। कोई भी एंजाइम किसी स्पेशल सब्सटेंस के साथ अगर रिएक्ट करे तो वो जो स्पेशल सब्सटेंस होता है उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखें, एंजाइम हैज़ अ स्पेशल चार्ज। एंजाइम के पास एक स्पेशल चार्ज होता है, चार्ज प्लेस होती है। ये वाली जो है ये स्पेशल चार्ज प्लेस है टू फिट द सबस्ट्रेट, जिसके अंदर सबस्ट्रेट आकर फिट होता है उसे क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। ये दोनों जो पॉइंट हैं, ये जो ऑरेंज कलर से लिखे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एक बार दोबारा सुन लें। एवरी एंजाइम रिएक्ट विद स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड सबस्ट्रेट। कोई भी एंजाइम स्पेशल सब्सटेंस के साथ अगर रिएक्ट करता है तो वो स्पेशल सब्सटेंस क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट। और हर एंजाइम के पास एक स्पेशल चार्ज प्लेस होती है, जैसे कि एक्टिव साइड है, तो जहाँ पर आके कोई भी सबस्ट्रेट फिट होता है तो उस चार्ज प्लेस को हम कहते हैं एक्टिव साइट। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल पार्ट। जैसे कि एंजाइम में हमारे पास अब तक हमने पढ़ा कि एंजाइम की जो टर्म है वो हमें किसने बताई थी, फ्राइडरिच विल्हेम कॉने ने। और एंजाइम हमारे पास एक बायोकैटालिस्ट है और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि मतलब ये सलाहियत रखता है किसी भी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करे, या तो उसे स्पीड अप कर दे या स्लो डाउन कर दे लिविंग सिस्टम के अंदर। एंजाइम जो है वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रोटियो एंजाइम और दूसरा होता है होलो एंजाइम। प्रोटियो एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो कि कम्प्लीटली प्रोटीन से बने होते हैं। अगर पूरा का पूरा एंजाइम प्रोटीन से बना हुआ है तो उससे हम कहते हैं प्रोटियो एंजाइम। और अगर एंजाइम होलो एंजाइम हम तब कहेंगे जब ये दूसरा ग्रुप होता है एंजाइम का, जब प्रोटीन पार्ट के साथ कोई और भी पार्ट पाया जाता हो एंजाइम के अंदर, जैसे कि कॉन्जुगेट एंजाइम या नॉन प्रोटीन पार्ट आ जाए प्रोटीन के साथ। जैसे एक एंजाइम है वो प्रोटीन पार्ट भी है उसके अंदर और एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी आ जाए तो उसे हम कहते हैं होलो एंजाइम या कॉन्जुगेट एंजाइम। अब ये जो हमारे पास होलो एंजाइम है इसकी भी हमारे पास 2 टाइप हैं, जैसे कि एपो एंजाइम और दूसरी है को एंजाइम। एपो एंजाइम जैसे कि होलो एंजाइम में हमने कहा 2 पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट एक नॉन प्रोटीन पार्ट। तो ये जो एपो एंजाइम होगा ये उसका प्रोटीन पार्ट होगा, जो भी हमारे पास कॉन्जुगेट प्रोटीन एंजाइम है। जैसे कि देखें ये एक एंजाइम हमारे पास है, ये आधा जो है आप समझ लें ये प्रोटीन का बना हुआ है
ये इसका आधा पार्ट प्रोटीन का बना हुआ है और आधा पार्ट जो है वो किसका बना हुआ है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखा है। ये जो प्रोटीन पार्ट है आप समझें ये क्या है, एपो एंजाइम, और ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये क्या है, कोफैक्टर। ये कोफैक्टर अब ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। एपो एंजाइम के कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम कॉल्ड एपो एंजाइम, द कॉन्जुगेट एंजाइम विदाउट कोफैक्टर कॉल्ड एपो एंजाइम। एक ऐसा कॉन्जुगेट एंजाइम ये है जिसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों हों। ऐसा एक कॉन्जुगेट एंजाइम जिसमें कोफैक्टर ना हो। कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट, मतलब जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट ना हो तो उसे हम कहते हैं एपो एंजाइम। अब हम पढ़ते हैं कोफैक्टर के बारे में। कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये क्या है, इसको हम कहते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर, और ये जो प्रोटीन पार्ट है इसको हम कहेंगे एपो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट को कहते हैं एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर। तो ये जो हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट है इसे हम कहते हैं कोफैक्टर, और इसका क्या फंक्शन होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि सबस्ट्रेट को यहाँ पे आके अटैच करे एक्टिव साइट पे, और यहाँ पर क्या करे, फंक्शन को परफॉर्म करवाए। और कौन सा फंक्शन, कैटालाइजिंग फंक्शन को यहाँ पे परफॉर्म कराए और सबस्ट्रेट को आके अटैच करना। इसके दो ही फंक्शन है कि नंबर 1 सबस्ट्रेट यहाँ पर आके अटैच हो, इस सबस्ट्रेट को यहाँ पे अटैच करवाना, और नंबर 2 ये सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान रिएक्शन को करवाना। कोफैक्टर हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक है कोएंजाइम और दूसरी है प्रोस्थेटिक ग्रुप। और इनऑर्गेनिक में हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं है। इनऑर्गेनिक को हम एक्टिवेटर्स मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स ही हमारे पास यूजुअली क्या होते हैं, मेटालिक आयंस होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा दें उन्हें हम कहते हैं एक्टिवेटर। और एक्टिवेटर जो होते हैं वो हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हमारे पास जो होते हैं एंजाइम के साथ ये अटैच हो जाते हैं, जैसे ही अटैच होते हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद ये एंजाइम के साथ से रिमूव हो जाते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं, नंबर 1 कोएंजाइम और दूसरी है प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम जो है ये है डेरिवेटिव ऑफ विटामिन्स, मतलब ये विटामिन से हमें डिराइव होते हैं। और वो विटामिन्स कौन से होते हैं, निकोटीन और फ्लेविन। निकोटीन हमारे पास NAD में पाया जाता है और फ्लेविन जो है वो FAD में होता है। और ये जो हमारे पास है ये भी डिटैचेबल होते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एंजाइम के साथ फिक्सली अटैच नहीं होते, जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं तो ये एंजाइम के साथ से सेपरेट हो जाते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं, ये एंजाइम के साथ बॉन्ड बनाते हैं कोवैलेंटली, या परमानेंट पार्ट ऑफ एंजाइम होते हैं, ये फिक्स हो जाते हैं। अगर ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाएं तो ये फिक्स या परमानेंट बॉन्ड बना लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड एंजाइम के साथ, और ये एंजाइम के साथ से डिटैच मतलब सेपरेट नहीं होते। तो ये हमने पढ़ा स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ एंजाइम, जिसमें हमने बोला कि एंजाइम की हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, नंबर 1 प्रोटियो एंजाइम, नंबर 2 होलो एंजाइम। प्रोटियो एंजाइम क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम जो कि कम्प्लीटली प्रोटीन से बने हुए होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटियो एंजाइम। और वो एंजाइम जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट को मिलाकर जो एंजाइम बनता है उसे हम कहते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम या कॉन्जुगेट एंजाइम। होलो एंजाइम की भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, नंबर 1 एपो एंजाइम और कोफैक्टर। होलो एंजाइम में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कोफैक्टर। एपो एंजाइम हमारे पास प्रोटीन पार्ट को कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, कोफैक्टर। कोफैक्टर की भी हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और दूसरा है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास यूजुअली क्या होते हैं, मेटालिक आयन होते हैं, और ये एक्टिवेटर्स भी कहलाते हैं। ये एंजाइम के साथ जब फंक्शन कर लेते हैं, जब अपना रिएक्शन परफॉर्म कर लेते हैं तो ये क्या होते हैं, उससे सेपरेट हो जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ये डिटैचेबल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की भी हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक है कोएंजाइम और दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप।
कोएंजाइम क्या होते हैं? ये हमें विटामिन से डिराइव होते हैं, विटामिन से हम इन्हें हासिल करते हैं। जैसे कि निकोटीन हमारे पास NAD में पाया जाता है और फ्लेविन FAD में। ये भी क्या होते हैं? डिटैचेबल होते हैं। डिटैचेबल का मतलब जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं तो ये एंजाइम से क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं? ये फिक्स होते हैं, ये एंजाइम के साथ अपना फिक्स या परमानेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और ये एंजाइम के साथ डिटैच नहीं होते, मतलब सेपरेट नहीं होते। इसकी हमारे पास एक एग्जांपल है मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफाइलिन ऑफ क्लोरोफिल। आइए अब डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। एंजाइम अपना कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, आइए देखते हैं। हमारे पास ये देखें, ये ग्राफ है। ये ग्राफ में देखें, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, मीन रिएक्टेंट। जैसे कि आप समझ सकते हैं, कोई भी चीज़ जो एंजाइम में जाके फिक्स होगी और वहाँ जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी तो उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। इसने सबस्ट्रेट ने कन्वर्ट होना है किसमें? प्रोडक्ट में। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमने एंजाइम को ऐड नहीं किया, तो ये सबस्ट्रेट हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो इसका देखें, ये है कैटालिटिक पाथवे। ये हमारे पास इसका पाथवे है जिसके ज़रिए ये सबस्ट्रेट जो है वक्त के साथ साथ कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। और नंबर 2, हमने यही सबस्ट्रेट में अब क्या ऐड कर दिया है? कैटालिस्ट ऐड कर दिया है ताकि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो ये सबस्ट्रेट ने यहाँ पे ज़्यादा टाइम लिया था प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, लेकिन जैसे ही हमने एंजाइम को ऐड किया तो इस सबस्ट्रेट ने फ़ौरन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं जब हमने एंजाइम को ऐड नहीं किया तो हमारे पास टाइम भी ज़्यादा लगा और वो पाथवे भी बड़ा बना, लेकिन जैसे ही एंजाइम को ऐड किया तो वो पाथवे भी कम हो गया और टाइम भी हमारे पास क्या लगा? कम लगा। तो बेसिकली एंजाइम का काम क्या होता है? ये जो हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये एंजाइम कम कर देता है मॉलिक्यूल की। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्शन इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। जो किसी भी मॉलिक्यूल को चाहिए होती है, किसी भी रिएक्शन को, ताकि वो किसी भी मॉलिक्यूल को रिक्वायर्ड होती है ताकि वो अपना रिएक्शन को स्टार्ट करे, तो उस एनर्जी को ये कम कर देता है ताकि वो सबस्ट्रेट जो है वो जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और रिएक्शन टाइमली कंप्लीट हो सके। तो हमने यहाँ पे मैकेनिज्म में क्या देखा कि एंजाइम का काम क्या होता है? लोअर डाउन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देना ताकि रिएक्शन जो है हमारे पास वो टाइमली कंप्लीट हो जाए और उसका पाथवे जो है वो कम हो जाए। ये देखें एंजाइम किस तरह से काम करता है। एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों ने हम सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम को ऐड करते हैं तो ये आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर ये कन्वर्ट होते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। फिर ये दोनों आपस में रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। और फिर ये दोनों आपस में सेपरेट हो जाते हैं, एंजाइम सेपरेट हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं एंजाइम जो है वो रीयूजेबल है, हम इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 2 थ्योरीज़ हैं। इनमें से नंबर 1 पे हमारे पास है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल हमें ये थ्योरी दी थी एमिल फिशर ने 1898 में, और इन्होंने कहा था कि हमारे पास जो एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है उसकी जो एक्टिव साइड होती है वो 3D शेप होती है और जो एंजाइम की 3D शेप होती है वो रिजिड होती है। इट्स मीन वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो रिजिड होती है। जैसे कि आप देखिए हमारे पास ये एक एंजाइम है और ये एक सबस्ट्रेट है, ये 2 सबस्ट्रेट हैं। एक की जो शेप है वो ट्रायंगुलर है, एक की जो शेप है वो स्क्वायर शेप है। और आप सपोज कर लें ये जो एक्टिव साइड है ये भी हमारे पास स्क्वायर शेप जैसी है। तो यहाँ पर वो कह रहे थे कि जिसकी एक्टिव साइड जो है, उन्होंने कहा है जो वहाँ पे जो सबस्ट्रेट फिक्स होगा वो एक्टिव साइड में सबस्ट्रेट जो फिक्स हो सकेगा वो उसे ही फिक्स करेगा और उसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि ये ट्रायंगुलर शेप है, ये यहाँ पे फिक्स नहीं हो सकती, तो ये यहाँ पे फिक्स नहीं होगी और इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी। इसी तरह जैसे कि एक लॉक और की होते हैं, ताला और चाबी होते हैं। आप समझ लें ये एंजाइम एक ताला है और ये सबस्ट्रेट एक चाबी है। जो चाबी इस ताले में फिक्स होगी वही ये ताला खोलेगी। बिल्कुल इसी तरह लॉक जो है वो हमारे पास एक एंजाइम है। लॉक एक एंजाइम की तरह है
और ये जो की है ये क्या है, सबस्ट्रेट है। जो सबस्ट्रेट इस लॉक के अंदर फिक्स होकर इसे ओपन करेगा वही रिएक्शन होगा और वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। दूसरी थ्योरी है हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल हमें दिया था कोशलैंड ने 1959 में इन्होंने हमें ये थ्योरी दी थी और इन्होंने कहा था कि ये जो एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम है ये फ्लेक्सिबल होती है, जबकि हमें लॉक एंड की मॉडल ने कहा था कि जो एंजाइम की एक्टिव साइड होती है वो रिजिड होती है, लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल ने कहा था कि ये जो एंजाइम की एक्टिव साइड होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और फ्लेक्सिबल साइड से मुराद ये है कि जब कोई सबस्ट्रेट उसके अंदर आके फिट होता है तो वो एंजाइम की एक्टिव साइड को चेंज कर देता है। जैसे कि देखिए ये एंजाइम है और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, और जब ये सबस्ट्रेट आकर इसके अंदर फिट होगा तो ये इसकी एक्टिव साइड की शेप को चेंज कर देगा। ये जो ब्लू से बना हुआ है ये एंजाइम है और ये जो मैंने ऑरेंज से किया है ये क्या है, सबस्ट्रेट है। ये जब इसके अंदर आके फिट होगा तो ये इसकी जो एक्टिव साइड है इसकी शेप को चेंज कर देगा और अपने आप को इसके अंदर फिक्स कर लेगा ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो सके और ये जो सबस्ट्रेट है ये कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम में मतलब कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ये ग्राफ देखें, ये टेम्परेचर का ग्राफ है कि अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं किसी भी एंजाइम को तो उसकी रिएक्टिविटी पे कैसे फ़र्क आता है। यहाँ पे हमने रखा है वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ़ रिएक्शन कि रिएक्शन किस तरह से बढ़ेगा, और यहाँ पे हमारे पास है स्पेसिफिक टेम्परेचर 0 से लेके 100 डिग्री तक हमने यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड किए हैं। कोई भी रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो 0 से स्टार्ट होता है और 0 डिग्री पे हम उसे कहते हैं मिनिमम टेम्परेचर। इस मिनिमम टेम्परेचर से नीचे कोई भी रिएक्शन क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जैसे ही 0 से टेम्परेचर ऊपर बढ़ता जाता है तो साथ साथ क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ती जाती है। लेकिन हर रिएक्शन के लिए, हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है और जब वो अपने मैक्सिमम टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, वो एंजाइम का एक मैक्सिमम ख़ास एक टेम्परेचर होता है। जब वो एंजाइम रिएक्शन करते करते उस ख़ास टेम्परेचर पर पहुंचता है तो उसके बाद अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बढ़ने के बजाय क्या होता है, कम होता है। तो वो जो हमारे पास उस किसी भी ख़ास एंजाइम का जो ख़ास टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ से रिएक्शन जो होता है अपनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच चुका होता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, वेयर रेट ऑफ रिएक्शन इज़ मैक्सिमम, जहाँ पे हमारे पास किसी भी रिएक्शन का रेट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। और उसके बाद अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारे पास रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो टाइम के साथ साथ क्या होती है, कम होती है, क्योंकि एंजाइम जो होता है वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जब मिनिमम से लेके मैक्सिमम टेम्परेचर तक की कहानी है, वहाँ पे जो रेट है वो टेम्परेचर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारे पास रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम आर पीएच स्पेसिफिक। एंजाइम जो होते हैं वो हमारे पास पीएच स्पेसिफिक होते हैं, मतलब हर एंजाइम की एक अपनी ख़ास पीएच होती है और वो उसी पीएच पे काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये देखिए पेप्सिन है, पेप्सिन की पीएच होती है 1.4, ये इसी पे बेहतर काम कर सकता है। इसके अलावा अगर हम इसकी पीएच को चेंज कर दें, ये हमारे पास एक वाहिद पेप्सिन एंजाइम है जो कि 1.5 से लेकर 2.5 तक काम कर सकता है। लेकिन बाकी एंजाइम जो हैं वो अपने पीएच से अगर ज़रा भी हट जाएं तो उनका जो फंक्शन होता है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते और एबनॉर्मली बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है, एंजाइम वर्क एट स्पेसिफिक पीएच कॉज आयोनाइजेशन ऑफ एंजाइम एंड एक्सिस चेंज इन पीएच कॉजेज डीनेचरिंग ऑफ एंजाइम। मतलब जैसे कि एंजाइम है, इसकी जो ख़ास पीएच है ये उसी पीएच पे अपना फंक्शन अच्छा परफॉर्म करेगा, जो भी इसका रोल है वो प्ले करेगा। लेकिन अगर उस पीएच से ये ज़रा भी आगे पीछे हो जाए तो ये क्या होंगे, डीनेचर हो जाएंगे।
डीनेचर से मीन ख़राब हो जाएंगे और एबनॉर्मली बिहेव करेंगे और अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में हम दो को डिस्कस करेंगे। एक तो हमारे पास है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और नंबर 2 पे है एंजाइम की कंसंट्रेशन। पहले हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर बात करेंगे। जैसे कि देखिए ये हम ग्राफ है, ग्राफ के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे है रेट ऑफ रिएक्शन और यहाँ पे है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमने ये बढ़ाई, ये देखें ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया। दोबारा हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन दोबारा बढ़ गया और हमने और बढ़ाई सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तो रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ गया। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब हमारे पास पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ जाएगा। सैचुरेशन से मुराद जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। अब हम जितनी भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते रहें, प्रोडक्ट में इंक्रीज़ नहीं होगा और रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ेगी। मतलब एक ख़ास स्पीड तक, एक ख़ास कंसंट्रेशन तक हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं जब ये कंसंट्रेशन एंजाइम की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी, मीन सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2 है हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन। अब अगर हमारे पास सबस्ट्रेट ज़्यादा हैं तो उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एंजाइम की कंसंट्रेशन को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने से क्या मुराद है, हमने यहाँ पर एंजाइम को बढ़ाया, एंजाइम्स बढ़ाने से मुराद उसकी एक्टिव साइट बढ़ गई। एक्टिव साइट जब बढ़ी तो जितने सबस्ट्रेट होंगे वो उसमें जाके फिट होंगे और वो कन्वर्ट होते जाएंगे प्रोडक्ट में। तो जितने हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाया उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। लेकिन हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते गए तो क्या हो गया, सारे सबस्ट्रेट जो थे वो कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में। और हमारे पास जो जब सारे सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों की जो हमारे पास कंसंट्रेशन होंगी वो बराबर हो जाएंगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। तो हमें ये जल्दी अचीव हो जाएगा। उसके बाद हमें हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, आइए देखते हैं। इंक्रीजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन हैज़ वेरी स्लाइट इम्पैक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब एंजाइम की कंसंट्रेशन जितनी हम बढ़ाते हैं उसका स्लाइटली इम्पैक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, क्योंकि हमें जो सैचुरेशन पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट हमारे पास यहाँ पे था। सैचुरेशन पॉइंट से मुराद जब एंजाइम की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के तो उसे हम कहेंगे सैचुरेशन पॉइंट। ये सैचुरेशन पॉइंट जो है ये हमें जल्दी अचीव हो जाएगा और हमारे पास जितने भी सबस्ट्रेट हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। तो अब सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। सैचुरेशन पॉइंट हमें अचीव हो जाएगा और जितने भी सबस्ट्रेट हमारे पास होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में और हमारे पास जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो एक्सिस में थी वो क्या हो जाएगी, फिर डिक्रीज़ हो जाएगी, मतलब मेंटेन हो जाएगी। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है इनहिबिशन। इनहिबिशन से मुराद है किसी भी चीज़ को रोकना या स्टॉप कर देना। इनहिबिशन हमारे पास एक वो प्रोसेस है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है। ये भी बेनिफिशियल होता है एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर। आइए पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द डिक्लाइन इन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इन ऑप्टिमम कंडीशन ड्यू टू एडिंग सर्टेन केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड इनहिबिशन। मतलब एक सर्टेन या ऑप्टिमम कंडीशन के अंदर अगर हम एंजाइम में एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस ऐड करें जो कि उसकी एक्टिविटी को कम कर दे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनहिबिशन। इसमें 2 पॉइंट याद रखने वाले हैं कि ये क्या कर देता है, एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्लाइन मीन डिक्रीज़ कर देता है और वो कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस होता है तो उसे हम कहते हैं इनहिबिटर और प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनहिबिशन। वो केमिकल सब्सटेंस जो कि इनहिबिशन में पार्ट प्ले करते हैं, जो कि केमिकल या एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं, उन्हें कहते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर हमारे पास 4 तरह के होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और फीडबैक इनहिबिटर।
इनहिबिशन की हमारे पास जितनी भी टाइप है वो हमें स्टेबल के थ्रू समझेंगे। ये जो पाथवे है ये मैंने आपको पढ़ाया था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम में। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम किस तरह से होता है, जैसे कि एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फिर अगेन कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में और एंजाइम में। एट दी एंड हमें प्रोडक्ट प्योर मिलेगा और एंजाइम जो है वो इससे क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये जो इनहिबिशन है, इनहिबिशन मीन किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने की सलाहियत, ये किस तरह से और कहाँ कहाँ क्यों रोकते हैं एंजाइम को। नंबर 1 पे देखें क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये हमारे पास एक एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। यहाँ पर देखें एक पहले से सबस्ट्रेट यहाँ पे है अटैच हुआ हुआ है, लेकिन ये सबस्ट्रेट नहीं है। ये क्या है, सबस्ट्रेट से मिलता जुलता एक सब्सटेंस है जिसने अपने आप को क्या किया है, इस एक्टिव साइट के अंदर फिक्स कर लिया है ताकि रिएक्शन हो सके। लेकिन ये सबस्ट्रेट नहीं है तो एंजाइम क्या करेगा, इसके ऊपर रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा और क्या होगा, ये जो एक्टिव साइड होगी ये ऑक्यूपाई हो जाएगी, ये ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से ना तो ये यहाँ से प्रोडक्ट बन के रिमूव होगा, ना ही किसी सबस्ट्रेट को एंटर होने देगा। इस तरह की ये जो इनहिबिशन होती है इसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये प्रोसेस जो होता है ये हमारे पास कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। इट्स मीन हम इस इनहिबिटर को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। किस तरह से, अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो ये इनहिबिटर यहाँ से रिमूव होगा। इन दोनों के दरमियान कंपटीशन होगा जिसकी वजह से ये जो इनहिबिटर है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये साइड एम्प्टी हो जाएगी, जिसके बाद क्या होगा, सबस्ट्रेट यहाँ पे आके फिक्स होगा और कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। दूसरी टाइप है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इस तरह की इनहिबिशन को कहते हैं जिसमें जो भी सबस्ट्रेट होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि इनहिबिटर होता है, वो अपने आप को अटैच कर लेता है एंजाइम की एक्टिव साइड से ऑपोजिट साइड पे। ये वाली तो एक्टिव साइड है, इससे ऑपोजिट साइड ये वाली है, इस पर आगे खुद को अटैच कर लेगा और इस साइड को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइड। इसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम की जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी और ये जो है ये इरिवर्सिबल होता है। ये क्या करेगा, एंजाइम को डीनेचर कर देगा। काफ़ी बार रिवर्सिबल भी होता है, मतलब ये यहाँ से रिमूव भी हो जाता है, लेकिन सम टाइम क्या होता है इरिवर्सिबल, ये एंजाइम की नेचर को ख़राब कर देता है, डीनेचर कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी सबस्ट्रेट यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। नंबर 3 पे है हमारे पास अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, इट बाइंड्स विद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड इनहिबिट द रिएक्शन। कोई भी ऐसा सब्सटेंस या इनहिबिटर जो कि अपने आप को बाइंड कर ले, कहाँ पर आकर एंजाइम, जब कोई भी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिल के क्या बना ले, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब इसने आगे जाना है प्रोडक्ट की तरफ, लेकिन उस इनहिबिटर ने क्या किया, यहाँ पे दरमियान में आके अटैच हो गया और इस पाथवे को यहीं पर रोक देगा और इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को ना तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने देगा, ना ही उसे एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने देगा। तो एक ऐसा इनहिबिटर जो कि किसी भी रिएक्शन एंजाइम के पाथवे को दरमियान में से आके स्टॉप कर दे, इस तरह की इनहिबिशन को क्या कहते हैं, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इस तरह की इनहिबिशन को हम कहते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जो कि किसी भी पाथवे को सेंटर से आगे रोक दे और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट ना होने दे प्रोडक्ट में। और लास्ट में हमारे पास है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन क्या होती है, व्हेन एक्सेस प्रोडक्ट इज फॉर्म, जब प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाता है तो प्रोडक्ट क्या करता है, खुद ही रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है और क्या करता है, वो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। वो जो प्रोडक्ट होता है वो खुद ही जाके कहाँ कंबाइन हो जाता है, अटैच हो जाता है एलोस्टेरिक साइड पे, ताकि एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको स्टॉप किया जा सके। तो इस तरह की इनहिबिशन जहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्शन की एंजाइम की एक्टिविटी को खुद ही स्टॉप कर दे और जाकर बाइंड हो जाए एलोस्टेरिक साइड पे, इस इनहिबिशन को हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन।
तो इस टेबल में हमने 4 तरह के इनहिबिशन को देखा, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव और फीडबैक इनहिबिशन को। आज की वीडियो में हमने एंजाइम के कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में एंजाइम के रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज थी वो क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आप वीडियो देखने के बाद आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।